ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी जी, मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात। और आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंशन में वैज़ोडाइलेटर। जैसा कि इनका नाम शो कर रहा है, वैज़ो एंड डाइलेटर, कि जो पर्टिकुलर वेसल्स होगी उसको ये डाइलेट कर देंगे। कैसे करेंगे? बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन स्मूथ मसल्स through non-autonomic mechanism, through voluntary mechanism, they dilate the blood vessels. Four major types of vasodilators we have. Our first is blockade of calcium channel, second one is release of nitric oxide, तीसरा opening of potassium channel, चौथा हमारे पास activation of D1 receptor, कि D1 receptor activate हो जाए। अच्छा जी, अब जब हम पहले की बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसा इनका नाम शो कर रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कि जो पर्टिकुलर कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देंगे। इनमें हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जैसे निफिडिपाइन, वेरापामिल और डिल्टीजिम। ये इफ़ेक्टिव वैज़ोडाइलेटर्स हैं हमारे पास और ये ओरली एक्टिव हैं, जो कि इनके इफ़ेक्टिवनेस की वजह है। और सूटेबल जब क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है एक पेशेंट को, तो उसमें ये तीनों की तीनों ड्रग्स सूटेबल हैं। अब हम इन तीनों को सेपरेट वन बाय वन डिस्कस करें तो वेरापामिल और डिलीटिजिम ये कार्डिक आउटपुट को रिड्यूस कर देंगी इन मोस्ट पेशेंट्स। इसी तरह हमारे पास निफिडिपाइन है, ये एक प्रो टाइप है ड्रग की, डाईहाइड्रोपाइरिडीन की एक प्रो टाइप है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के तौर पे ये अपना रोल परफॉर्म करती है। जैसा कि हम ऊपर ये तीनों डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे पास कुछ और ड्रग्स भी ऐसा काम करती हैं, जिनमें हमारे पास हाइड्राजीन एंड मिनोक्सिडिल है। ये ओल्डर वैज़ोडाइलेटर्स हैं हमारे पास, और आर्टरियोल्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्स। सो जब हम इनको सेपरेट डिस्कस करते हैं कि हाइड्राजीन का क्या काम है और मिनोक्सिडिल का क्या काम है, तो जनाब हाइड्राजीन हमारे पास ये यूज्ड होती है इन क्रोनिक थेरेपी। और जो इसकी अहमियत, वो ये अहमियत है इसकी कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करवाती है फ्रॉम एंडोथीलियल सेल्स। ये इसकी प्राइम इम्पोर्टेंस है हाइड्राजीन की। इसी तरह मिनोक्सिडिल, इसकी भी कुछ इम्पोर्टेंस है, इसके भी कुछ यूजेस हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिवर्स कर देती है सीवियर हाइपरटेंशन। और पोटाशियम चैनल के ओपनर के तौर पे ये अपना रोल परफॉर्म करती है और हाइपरपोलराइज और रिलैक्स कर देती है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को। जो हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको हाइपरपोलराइज और रिलैक्स कर देगी। जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है जी ड्रग्स, जिनमें नाइट्रोप्रोसाइड, डाइजेपाइड, फिनोल्डिपेम आ जाती है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये वैज़ोडाइलेशन में क्या रोल परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले जी नाइट्रोप्रोसाइड, ये लाइट सेंसिटिव है, शॉर्ट एक्टिंग है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका बहुत शॉर्ट है, फ्यू मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसी तरह कि ये इट मस्ट बी इन्फ्यूज्ड कॉन्टीन्यूसली, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करती है, इसको स्टिमुलेट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड को और गुआनाइल साइक्लेज को, जो कि आगे मज़ीद जाके साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के लेवल को इंक्रीज़ कराता है। ये तीनों ड्रग्स पेरेंटल हैं। जब हम दूसरी की बात करते हैं जो कि डाइज़ॉक्साइड है, ये थायाजॉइड है एंड लैक डायूरेटिक्स नहीं होते। इट शुड बी गिवन इंट्रावेनियसली और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहलाता है। ये हमारे पास फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? इट ओपन पोटाशियम चैनल्स और हाइपरपोलराइजिंग एबिलिटी होती है और स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करा देती है जी हमारे पास। तीसरी जो ड्रग फिनोल्डिपेम है, हम डोपामीन रिसेप्टर की एक्टिवेशन जब फिनोल्डिपेम के साथ स्टडी करते हैं तो ये आर्टिकुलर वैज़ोडाइलेशन कॉज कराता है। ये तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास आ गया ना। और इंट्रावीनसली इसको भी हम इंट्रावीनसली देते हैं
इस ड्रग को भी इंट्रावेनस देते हैं, डाइज़ॉक्साइड और फिनोल्डिपेम को। और एंजियो और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लेकिन जो डाइज़ॉक्साइड है इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इन ऑर्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। जब हम अपने दूसरा जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट और रेनिन इनहिबिटर्स, इसको डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि रेनिन कैसे बनता है। रेनिन इट शुड बी रिलीज्ड फ्रॉम किडनीज, लेकिन कैसे? सबसे पहले जब हम बात करते हैं एंजियोटेंसिनोजिन आता है, फिर रेनिन, फिर एस इनहिबिटर, देन एंजियोटेंसिनोजिन 1, एंजियोटेंसिनोजिन 2 और फिर एंजियोटेंसिनोजिन 1। तो इधर हमारे पास जब हम एस इनहिबिटर्स की बात करते हैं, ये बेसिकली दो में डिवाइड होता है, एक एस इनहिबिटर होता है और एक हमारे पास ARBs होता है। तो जब हम एस इनहिबिटर की बात करते हैं, उनमें कैप्टोप्रिल एक ड्रग है जो कि इनहिबिट करती है एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और काइनेज 2 पे एक्ट करते हैं और इंक्रीज करते हैं हमारे पास एंजियोटेंसिनोजिन एंडोजीनियस वैसोडाइलेटर्स को। ये दे आर आल्सो यूजफुल फॉर हार्ट फेलियर और डायबिटीज़। जो एस रिसेप्टर्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, हार्ट फेलियर और डायबिटीज़ में भी यूज़फुल है। इनमें हमारे पास लोसार्टीन भी है। और दूसरे जब हम ARBs की बात करते हैं, इनहिबिटर्स की बात नहीं करते, जब हम एड्रेनल रिसेप्टर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो दे इनहिबिट एंजियोटेंसिनोजिन 2 इन एंजियोटेंसिनोजिन इन 81 स्टेज। एंजियोटेंसिनोजिन 1 में ये एंजियोटेंसिनोजिन 2 जो स्टेज जब हम शिफ्ट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो ये उस स्टेज को जाके हमारे पास ब्लॉक कर देती है। तो हम कहते हैं कि ये लोसार्टीन और जो दूसरी इसी किस्म की ड्रग्स हैं जो कि ARBs में आती हैं, ये जाके एंजियोटेंसिनोजिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो अब हम एंजियोटेंसिनोजिन एंटागोनिस्ट और रेनिन इनहिबिटर की मज़ीद डिटेल में जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट ड्रग हमारे पास होती है इसमें जी, एलास्करिन। एलास्करिन ये न्यू ड्रग है इन एंजियोटेंसिनोजिन ग्रुप और ये रेनिन के सबस्ट्रेट पे जो एक्शन है उसको जाके इनहिबिट करती है। एलास्करिन बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास ये पॉइंट है फ्रॉम MCQ वाइज। एलास्करिन रेनिन को इनहिबिट कर देगी सबस्ट्रेट एक्शन पे। अब जब हम रेनिन के जो बनने का मैकेनिज़्म है वो डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजिन रेनिन, यहाँ पे एलास्करिन इसको इनहिबिट करेगी, इसके सबस्ट्रेट एक्शन को। फिर एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यहाँ पे एस इनहिबिटर आके अटैच होगा। फिर एंजियोटेंसिनोजिन 2, फिर एंजियोटेंसिनोजिन 1, यहाँ पे 81 ब्लॉकर्स आके इनको ब्लॉक करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज ये हमारा आज का बेसिक लेक्चर था ऑन एंजियोटेंसिनोजिन एंटागोनिस्ट एंड इट्स एंजाइम्स और वैसोडाइलेटर्स पे। उम्मीद यह है कि आपको समझ आई होगी। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।